ग्रुप 16 जो एलिमेंट्स हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे ये? बेसिकली आप इनको हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं, हाइड्राइड्स। जैसे हमारे पास ग्रुप 16 में क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, Fe, Pe और Pu। अब इसका डिस्कशन तो हमको करना है नहीं, क्योंकि ये तो है अपने पास रेडियो एक्टिव। जब ये सारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, Pe, ये सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं आपके पास हाइड्राइड्स। और ये हाइड्राइड होता है आपके पास H2E टाइप। H2E टाइप का मतलब है E तो एलिमेंट हो गया जी आपका, और कितने हाइड्रोजन है? 2। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ से बनेगा आपका H2O, H2S और H2Se, और यहाँ से H2Te। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वो क्या क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ऑक्सीजन से लेके टी तक, ऑक्सीजन से लेके टी तक जो साइज है, अभी नोट नहीं करना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑक्सीजन से लेके टी तक जो साइज है वो लगातार बढ़ेगा। इसीलिए इसीलिए अगर हम बात करें, ठीक है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब H2O से लेके H2Te तक जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, जो आपकी बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, वो आपकी इंक्रीज होगी। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा ओवरलैप पॉसिबल है, या फिर बेटर ओवरलैप पॉसिबल है, जबकि टीई और हाइड्रोजन में सबसे कम ओवरलैप होगा, या फिर साइज डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर टॉप टू बॉटम में बात करूं, टॉप टू बॉटम अगर हम लोग बात करें, तो फिर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ से बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दीजिए, या फिर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी, दोनों ही टर्म मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो क्या होगी? डिक्रीज। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में साइज डिफरेंस क्या है? मिनिमम है। यहाँ पे क्या है? साइज डिफरेंस मैक्सिमम है। इसलिए प्रॉपर ओवरलैप इस केस में पॉसिबल है, यहाँ पे प्रॉपर ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, या बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मैक्सिमम किस में? H2O में। बॉन्ड लेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? यहाँ से बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं। दूसरा, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि थर्मल स्टेबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड टेम्परेचर को कितना टॉलरेट कर सकता है, कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे कितनी हाई टेम्परेचर तक स्टेबल रह सकता है। तो उस केस में स्टेबल रहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। या फिर एलिमेंट और हाइड्रोजन में बॉन्ड क्या होना चाहिए आपके पास? स्ट्रॉन्ग। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ से, थर्मल स्टेबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एच ई बॉन्ड। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी, उतना ही टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकता है। दैट मीन्स ऑर्डर हो जाएगा अपने पास थर्मल थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होगी आपके पास? डिक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। मैंने यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ दिखाया। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डिस्कस किए हैं, ठीक है, एक तो बॉन्ड लेंथ का, और दूसरा क्या है आपके पास? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। इन दोनों को किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? साइज से, साइज से। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी को किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्ट्रेंथ से। अगला पॉइंट है, तो लेटेस्ट इसको 1 डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको 2 डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 4 इज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में फिर से वही प्रॉब्लम होने वाली है कि ये तो ग्रुप 2 से बिलोंग, सॉरी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है ऑक्सीजन। थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से जब कंबाइन करते हैं तो प्रॉपर ओवरलैप नहीं हो पाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज तो होगा। टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका? डिक्रीज तो होगा। इसका मतलब H2O में जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री। ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। H2 के केस में बॉन्ड एंगल क्या होगा आपके पास? मैक्सिमम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। अब
बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो गया, लेकिन बाद वाले जैसे H2S है, H2SC है, H2TE है, ठीक है। तो इस केस में जो बचे हुए अपने पास कंपाउंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल H2S, H2SE और H2TE, नो डाउट बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही होगा, लेकिन इन सभी में बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे, अप्रोक्स क्या रहेंगे आपके पास, सेम होंगे या अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगे, या फिर किस में रहेंगे, 90s की रेंज में रहेंगे। उसका रीजन क्या बोल सकते हैं हम, जैसा कि मैंने ग्रुप 15 में दिखाया था आपको, क्या चलेगा यहाँ पे, ड्रैगोज रूल। क्या हो जाएगा आपके पास, ड्रैगोज रूल। वो क्या कहता है कि थर्ड पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन, जैसे सल्फर है यहाँ पे, ग्रुप 15 में क्या था, ग्रुप 15 की बात करूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi, ठीक है। तो यहाँ पे फास्फोरस से स्टार्ट किया था, यहाँ पे सल्फर से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप सॉरी थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ प्रॉपर ओवरलैप नहीं कर पाते, इसलिए बॉन्ड एंगल लगभग कितना होता है, 90s के रेंज में, लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, नंबर 5 क्वेश्चन यहाँ से देखिए। एसिडिक अगर नेचर की बात करें, एसिडिक नेचर, ठीक है, तो एसिडिक नेचर का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर H2O की बात करें हम लोग, तो H2O कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। इसका मतलब ये क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक। H2S क्या होता है, वीक एसिड, जिसको आप डाइप्रोटिक एसिड बोल सकते हो। H2SC ये भी क्या होता है, एसिड, ये भी क्या रहेगा आपका, एसिड। लेकिन बेटा टॉप टू बॉटम, अगर टॉप टू बॉटम हम लोग बात करें, एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ आप लिख सकते हैं, ये होती है आपकी इंक्रीज, बिकॉज एसिड्स क्या होते हैं आपके, एसिड्स होते हैं विच कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन। तो देखिए H2O जब यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो आप इसको लिख सकते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में। बट जब H2S होगा, तो H2S के केस में H पॉजिटिव और HS माइनस लिख सकते हैं। यहाँ तो ये केवल एक ही H प्लस आपको देता है, बट इस केस में आप अगर इसको लिख सकते हैं, तो आप आगे भी इसको HS माइनस, ठीक है, H पॉजिटिव और S2 माइनस लिख सकते हैं। मतलब ये हमको दो H प्लस प्रोवाइड कर सकता है, वाटर कितना करता है, ओनली वन। वाटर OH माइनस जो है आपको H पॉजिटिव प्रोवाइड नहीं करता, इसका मतलब कितना प्रोवाइड करेगा, H प्लस, ओनली वन। तो ऊपर से नीचे जो है साइज बढ़ा या फिर साइज डिफरेंस क्या है, वो लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, आसानी से H को रिलीज कर देगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नाउ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। अगर एक लास्ट सवाल अगर मैं इसमें इंक्लूड करूं, मान लीजिए नंबर 6 हो जाएगा ये आपका, रिड्यूसिंग नेचर की बात कर लेते हैं। अगर रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करें या फिर रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, तो यहाँ से ये क्वेश्चन मैं आपको अभी आपके लिए देता हूँ, आप ट्राई करके कॉपी करके मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इतना कॉपी कीजिए, इसी डेटा के बेसिस पे आप इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का आंसर कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हैं जी, कॉपी करके रिप्लाई करो। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे जी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगा आपके पास, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड करे या फिर दूसरे का ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर ले। जैसे यहाँ से अपने पास है H2E टाइप के ये कंपाउंड्स बनाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से HO, उसके बाद HS और यहाँ से HSC, HT। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ लगातार यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ये बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हाइड्रोजन को वो आसानी से रिलीज कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड हाइड्रोजन को इजीली या मोस्ट इजीली रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि साइज डिफरेंस क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम। तो जितना हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देगा, उतना ही अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट हो पाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो आसानी से हाइड्रोजन दे सकते हैं या फिर दूसरे के ऑक्सीजन गेन कर सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये लगातार यहाँ पे कम हो रही है, और उस केस में ये बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए
रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है टॉप टू बॉटम वो क्या होगी आपकी इंक्रीज। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी इंक्रीज, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे लगातार डिक्रीज हो रही है। तो पहला ही क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ बेटा, कि यहाँ पे जो भी H2E टाइप के कंपाउंड हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप करके लेके आएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, विद प्रॉपर रीजन, विद प्रॉपर रीजन, ये आपको करके लेके आना है। उससे बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए नेक्स्ट है बेटा कि डाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट अपने पास डाई ऑक्सीजन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डाई ऑक्सीजन तो हम बोलेंगे दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन किए हुए हैं O2। लेकिन प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें, प्रिपरेशन के लिए तो जनरली हम इसको प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग, बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच, बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। जैसे वो ऑक्सीजन रिच कंपाउंड क्या हो सकते हैं, नंबर 1 KMnO4 ले लीजिए, KMnO4 इसको हीट कर सकते हैं। दूसरा मैंने कह दिया यहाँ से पोटेशियम नाइट्रेट ले लो, इसको आप हीट करके ऑक्सीजन बना सकते हैं। तीसरा KClO3, KClO3। लेकिन इनके साथ साथ ऑक्सीजन रिच तो हैं, लेकिन देखने में कोई कंपाउंड ऑक्सीजन रिच है या नहीं ये कैसे पता करेंगे, उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि मान लीजिए कंपाउंड ऑक्सीजन रिच है या नहीं। अब इसको कैसे पता किया जाए। दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए NH4 का होल ट्वाइस है Cr2O7 है, अगर हमें इसको हीट करने पे रिएक्शन पता है, अगर हीट करने पे इसको हमें रिएक्शन पता है, फिर तो हम यहाँ से बना सकते हैं या तो N2 या NH3, जो कि हमने ग्रुप 15 में देखा भी था। लेकिन ऑक्सीजन रिच है या नहीं ये कैसे पता करें। देखिए हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड ये तो ठीक है, उसके साथ साथ एंड एनायन इज, एनायन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे MnO4 नेगेटिव जो होता है, MnO4 नेगेटिव इज बेटा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर कितने यहाँ पे +7। वैसे ही HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ KNO3 की बात करें तो यहाँ से HNO3 क्या होता है अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KNO3 ले लिया। KClO3 में जो ClO3 माइनस है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कमिंग टू इनके प्रोडक्ट्स, देखिए जब आप इसको हीट करेंगे तो K2 यहाँ से बन जाएगा आपके पास MnO4 प्लस यहाँ से MnO2, और उसके बाद में यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इनकी मैकेनिज्म में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। KNO3 जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से बनेगा आपका KNO2 प्लस यहाँ से O2 बन जाएगा गैस। अगर KClO3 की बात करें तो ये तो हम 10th क्लास से पढ़ते ही आए, KCl प्लस O2। बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ KMnO4 की। अगर KMnO4 की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से बनेगा आपके पास O नेगेटिव, ये डबल और यहाँ से ये डबल, मतलब यहाँ से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल बनेगा। जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने का मतलब है कि केवल एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ मान लीजिए अपने पास दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कम से कम अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, अगर आप केवल एक ही मॉलिक्यूल को यहाँ से डिकम्पोज करते हैं, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीट कर रहे हैं, तो हीट करने का मतलब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है डिकम्पोजिशन, क्या है डिकम्पोजिशन, क्या है रिएक्शन, डिकम्पोजिशन है। लेकिन अगर मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तो इसमें तो डिकम्पोजिशन का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 3/2। तो यहाँ पे तो डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है, जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो गई बेटा। एक कंपाउंड से कम 2, 4, 10, 5 कंपाउंड बन जाए, कम से कम 2 बनने चाहिए। यहाँ भी फुलफिल हो पा रही है yes। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक ही मोलिक्यूल को या एक ही कंपाउंड को यहाँ पे एक ही यूनिट को आपने हीट किया तो 2-2 Mn यहाँ से बाहर निकलते हैं। और चूंकि एक यूनिट के अंदर कितने Mn है,
एक ही Mn है, तो एक मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम हमें 2 मॉलिक्यूल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब उसको कैसे करेंगे, देखिए K2MnO4 जो प्रोसेस जो फॉर्म होगा यहाँ से, बेसिकली K2MnO4 की बात करता हूँ सबसे पहले, दैट इज MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ से मान लीजिए इस फ्रेगमेंट से, देखिए ये चारों बॉन्ड क्या है, यहाँ से नेगेटिव, सिंगल, डबल, ये कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ से आपके कोई भी बॉन्ड को नेगेटिव या डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, क्योंकि चारों बॉन्ड क्या है यहाँ पे आइडेंटिकल। वैसे ही यहाँ पे चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बराबर या फिर आइडेंटिकल आप बोल सकते हैं। मैंने कह दिया, मान लीजिए कि ये फ्रेगमेंट यहाँ से निकल गया आपका ऑक्सीजन की फॉर्म में। लेट अस से ये फ्रेगमेंट निकला आपका ऑक्सीजन की फॉर्म में। नाउ जब ये फ्रेगमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्म में निकलेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या बचा आपका, ये फ्रेगमेंट निकल गया बेटा, ये फ्रेगमेंट निकला यहाँ से MnO2 की फॉर्म में। और जब यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा या MnO2 निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर करके जाता है इस यूनिट को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके जाता है वो इस यूनिट को। और चूंकि ये क्या है MnO4 नेगेटिव, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट हुआ, तो क्या बन गया है वो आपका MnO4 2 नेगेटिव। तो मैंने कह दिया एक मोलिक्यूल से क्या बन गया, O2 बन गया, साथ में क्या बन गया आपका MnO2। और वही यूनिट जाते जाते क्या छोड़ गई आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन जो इसको ट्रांसफर कर दिया गया। बाकी एज इट इज, देखिए 2 नेगेटिव आए, तो यहाँ से एक K पॉजिटिव था, एक यहाँ से K पॉजिटिव था, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा तो न्यूट्रल बनेगा। अब ये जो K पॉजिटिव है किसके पास जाएगा, ये K पॉजिटिव भी आपका इसी के पास चला जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, K2MnO4 MnO2 और साथ में O2। तो ये कुछ इसकी बेसिक प्रिपरेशन है, ठीक है, जिसको हमें लर्न करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनायन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें जो मेन रिएक्शन है कि कौन सा एनायन ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा एनायन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, डिकम्पोजिशन है या स्मॉल है डिकम्पोजिशन, लेकिन एनायन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, ये हम देखेंगे बेटा सोल्ट एनालिसिस में। ये ऑलरेडी बताया हुआ अभी मैंने आपको, सोल्ट एनालिसिस में हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं, काफी डिटेल डिस्कशन वहां पे इसका होने वाला है। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, इनको कॉपी कीजिए, कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली प्रिपरेशन तो ये थी, जो हमने ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को हीट किया, और एनायन क्या था आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। दूसरा है आपका नंबर 2 प्रिपरेशन इज फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स, फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स। और देखिए इन मेटल ऑक्साइड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला मेटल ऑक्साइड इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, लो एक्टिव या लेस एक्टिव मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और दूसरे को आप बोल सकते हैं आप, ठीक है, हायर मेटल ऑक्साइड, हायर मेटल ऑक्साइड। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ से लो एक्टिव ये ज्यादा रिएक्टिव, नहीं नहीं, ये बेसिस, ये डिपेंड कर रहा है जी आपका ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये लिख रहे हैं हम लो एक्टिव या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ, यहाँ पे एक्टिविटी के बेसिस पे बात की जा रही है, यहाँ पे बेसिस के, यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे नंबर 1, मान लीजिए लो एक्टिव मेटल ऑक्साइड है। लो एक्टिव मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है जनरली, जैसे अपने पास है Cu, Hg, Ag और Au। इन मेटल को आप लेस एक्टिव मेटल बोलते हैं, लेस एक्टिव मेटल बोलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम यहाँ से जो मेटल्स यूज करने वाले हैं, एक तो हम यूज करेंगे Ag2, Ag मेटल यूज करेंगे, Ag2O उसका ऑक्साइड। दूसरा दूसरा हम यहाँ से यूज कर सकते हैं मर्क्यूरी, HgO। दीज टू ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये मेटल जो होती हैं ये लेस एक्टिव मेटल्स होती हैं। और जब लेस एक्टिव मेटल्स होती हैं, क्योंकि आप इनको देख सकते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लाई करती हैं, Cu, Hg, Ag, Ae, तो लेस एक्टिव मेटल्स हैं। तो ये तो है पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। नाउ जब आप इसको यहाँ से हीट करते हैं, तो हीट करने से मेटल सेपरेट हो जाएगी, तो यहाँ से 2Ag आप बना सकते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन आपकी बाहर निकल जाएगी, O2 गैस। बैलेंसिंग के लिए यहाँ से आप 1/2 कर लो। वैसे ही जब मैं इसको हीट करता हूँ, तो यहाँ से बनता है आपके पास मर्क्यूरी,
और साथ में आपके पास ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगी। तो बैलेंसिंग के लिए फिर से आप यहाँ से 1/2 O2 कर सकते हैं। तो ये था लो एक्टिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन अगर नंबर 2 की हम लोग बात करें, नंबर 2 इन द सेंस हायर मेटल ऑक्साइड, तो हायर मेटल ऑक्साइड का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज हायर, ना कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। नंबर 2, जैसे मैं यहाँ से बात करता हूँ, मान लीजिए अपने पास है MnO2, MnO2 अगर आप इसको हीट करते हैं, तो अगर आप इस MnO2 को हीट करते हैं, तो MnO2 को हीट करने से बनता है आपका Mn3O4 प्लस आपका O2, Mn3O4 प्लस आपका O2। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी +4, यहाँ पे -8 3x इक्वल टू 0, कितना आ गया ये 8/3, 8/3। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से +4 से 8/3, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कम हुई, क्या हुआ, रिडक्शन। दूसरा MnO2 को हीट करने से Mn3O4 बना, प्लस यहाँ से O2 बाहर निकला। अगर हम इसी के साथ साथ PbO2 को मान लीजिए हीट कर देते हैं, PbO2 को आप हीट कर देते हैं, तो PbO2 को हीट करने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर है +4, लेकिन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb ग्रुप 14 में ऊपर वाले एलिमेंट लाइक कार्बन, सिलिकॉन क्या शो करते थे, +4, क्योंकि ग्रुप नंबर कितना है 14। नीचे वाले दोनों क्या शो करते थे आपके +2 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या होता है कि जब ये Pb +4 में है, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO में, साथ में निकाल देगा ऑक्सीजन गैस बाहर। बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। +4 यहाँ पे क्या हो गया +2, ठीक है, जो कि Pb जो है +4 में हाईली हाईली अनस्टेबल होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ +4 ऑक्सीडेशन नंबर में किसमें कन्वर्ट हुआ, +2 में। तो क्या रिलीज किया यहाँ पे, ऑक्सीजन, या फिर +4 से +2 क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। तो ये कैसे काम करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Pb+4 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नंबर 3, एक और एग्जांपल मैं बताया था आपको, मान लीजिए CrO5 है, क्रोमियम यहाँ पे ऑक्साइड ही है, लेकिन ऑक्सीजन रिच ऑक्साइड है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे Cr डबल बॉन्ड O, ये बटरफ्लाई जैसी इसकी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। और यहाँ से अगर बटरफ्लाई जैसी इसकी स्ट्रक्चर बनती है, तो सबसे जो वीक बॉन्ड है वो होते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, दिस वन इज पेरोक्साइड बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होते हैं बेटा। तो जब आप इसको हीट करते हैं, तो यहाँ से बनता है, एक तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, क्योंकि मान लीजिए ये गैस अगर यहाँ से बाहर निकली, और साथ में बनता है आपके पास Cr2O3, Cr2O3। तो क्रोमियम ऑक्साइड बना, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर थी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, +3। दैट मीन्स मैं ये मेरी ये कहने की कोशिश है, या ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, कि जब भी आप हीट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, लगातार डिक्रीज हो रही है। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं, जैसे MnO2 है, PbO2 है, या CrO5 है, ये कैसे बिहेव करते हैं, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये था हायर मेटल ऑक्साइड। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए Pb3O4 है, Pb3O4 अगर आप इसको भी हीट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकता हूं मैं, ठीक है, PbO और साथ में Pb2O3, Pb2O3 दैट इज Pb3O4। तो ना तो ये PbO है, ना ही ये PbO2, Pb2O3, ये दोनों का मिक्स ऑक्साइड है। अब कंडीशन ये बनती है कि जब आप इसको हीट करते हैं, तो ये पूरा ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लेड ऑक्साइड में, PbO में। मतलब ऑलरेडी कुछ अमाउंट तो किसका था, PbO का था। जो Pb2O3 था, जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास PbO में। प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड से हमने देखा कि लेस एक्टिव मेटल ऑक्साइड का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। हायर मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है कि बेटा उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, इनको कॉपी कीजिए, कोई डाउट है तो पूछो, और अगर क्लास ये ओवर हो जाए तो रिज्वाइन करेंगे।